आंके बांके राजपूत। आचार्य चतुर्सेन की कहानी। दोस्ती, दुश्मनी और बांकपन की अमर कहानी। भारतीय इतिहास के राजपूत वीरों के बीते हुए आंके बांके जीवन कुछ ऐसे अटपटे हैं कि आज की सभ्य समाज में नहीं आ सकते। उनके जीवन का दर्शन ही दूसरा था, उनके आदर्श ही दूसरे होते थे। मर्म जीने के लिए भय निर्भयता के नमूने आज भी सामने आते हैं। आदर्शों और भावनाओं में बहुत अंतर है। प्राचीन राजपूती जीवन में एक शौर्यपूर्ण शालीनता, एक दबंग शिष्टाचार और एक प्राणवान आदर्श था। तत्कालीन मुगल शासकों ने अपने शासन काल में राजपूती जीवन को हतोच कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे नपुंसक किया और अब वर्तमान युग परिवर्तन ने तो उसकी अंत्येष्टि ही कर डाली। अब तो रह गई उनकी वे उन दिनों की अलबेली कहानियां, जिनमें भाट चारण गांव गांव और घर घर जाकर सुनाया करते थे। गांव के बड़े बूढ़े सर्दियों की रात में अलाव सुलगाकर गांव के सब तरुणों को आग के आसपास बैठाकर पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरे हुए वातावरण में भी बीतती रातों में वे कहानियां सुनाते थे, जिनसे पुराने राजपूती जीवन के किसी पहलू का पर्दा उठकर राजपूती चरित्र के दर्शन हो जाते थे। सर्दियों की बीतती रात, पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरा वातावरण, गांव का किनारा, अलाव के चारों ओर बैठे तरुण ताप रहे थे। निश्चिंत होकर बाजरे की रोटियां भर पेट खाकर आकाश के टिमटिमाते तारे वे देख रहे थे। बूढ़े चारण का आज उनके गांव में आगमन होना था। आज उनकी खाट भी इसी अलाव के पास बिछी थी। अलाव से उठती हुई लाल पीली आग की लपटों से वृद्ध चारण की लंबी सफेद दाढ़ी कुछ अद्भुत सी चमक रही थी। तरुणों का आग्रह था, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए, और चारण प्रसन्न मन यूं कहानी सुनाने लगे। जैसलमेर के सोड़ों में कोटचे राजपूतों का घर बहुत प्रसिद्ध था। उसकी बड़ी बेटी को ब्याहने मोहिन परिहार आए थे। ब्याह राजी खुशी धूमधाम से हो गया। बारात ब्याह करके लौटी। राह में पड़ाव पड़ा, गोद हुई। गोद में 16 बकरे काटे गए। उनकी मुंडियां चरवे में भरकर इस अभिप्राय से रख दी गई कि दूसरे दिन नाश्ते के काम आएगी। यहां से कुछ हुआ। रातों रात बारात चली। भोर होते ही एक तालाब पर मुकाम हुआ। साथ के बाराती राजपूत नित्य कर्म स्नान सेवा में लगे। दुल्हन का सुखपाल भी एक वृक्ष की छाया में उतारा गया। दासी भारी भर लाई। दुल्हन ने दातन किया, मुख मांजन किया, स्नान किया और सिरावन यानी नाश्ता मांगा। दासी ने कहा, भाई जी यहाँ तो कुछ नहीं है, चरवे में बकरों की मुंडियां वही ले आओ। दासी चरवा उठा लाई। दासी परोसती गई और स्वस्थ दुल्हन मुंडियां चट करती गई। जब साथ के ठाकुरों ने जलपान की तैयारी की और नाश्ता मांगा, तब दासी से कहा गया, वह चरु उठा ला। दासी ने हाथ बांधकर कहा, चरु क्या करोगे अंदाता, उसमें की चीज तो सब चट हो चुकी। ठाकुरों ने सुना तो सन्नाटे में आ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर सबने चुप साध ली और वहां से डेरा आगे उठाकर चले। परिहार आए। इतनी कहानी सुनकर एक दो तरुण हंसने लगे। किसी ने कहा, बाबा जी बहू का मुंह कितना बड़ा था। चारण ने कहा, जब तुम्हारी बहू आए तब उसका मुंह देख लेना कितना बड़ा है। अभी कहानी सुनो। बाबा जी ने फिर कहानी आगे बढ़ाई। घर जाकर ठाकुरों की पंचायत जुड़ी। बहुत बहस हुज्जत के बाद यह बात करार पाई कि इस बहू का बाल हमसे न सहा जाएगा। बस दुल्हन के पिता को पत्र लिख दिया गया कि तुम्हारी बेटी का निभाव हमारे यहाँ मुश्किल है, अपनी बेटी को ले जाओ। ठाकुर की बेटी ने बाप को सब हकीकत लिख दी। तब कोटचे ठाकुर ने अपनी बेटी वापस बुला ली। इस पर एक तरुण ने कहा, बाबा जी क्या परिहारों के यहाँ बकरों की बहुत कमी थी? पर चारण ने दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहा, कहानी सुनो। यह बात महोदय के ठाकुर राव मालाजी ने सुनी तो उन्होंने कहा, उस राजपूत ने खाने के बदले बहुत त्याग दी, बड़ा खराब काम किया। ऐसी राजपूतानी के बच्चे तो बड़े वीर बवंडर योद्धा हो सकते हैं।
शेरों के भी कतले चीर डालेंगे। रावल मालाजी के उस समय बहेलवे का राणा इंदा उगम सी चाकरी करता था। उसने रावल के मुंह से यह बात सुनकर आदमी भेजकर कोटचे को कहला भेजा कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। कोटचे ने स्वीकार किया। उसने इंदा उगम सिंह को बेटी दे दी। नई रानी के साथ इंदा मजे में रहने लगा। उससे कोटचे रानी के 7 बेटे हुए। एक तरुण ने खूब हंसकर कहा, बाबा जी, उन 7 बेटों के नाम क्या थे? अरे बेटों की बात कहानी सुन, जिनकी बात आगे आएगी उनका नाम भी सुन लेना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन 7 बेटों में एक था उदा। जब वह सयाना हुआ तब रावल मालाजी की चाकरी में महोदय में रहने लगा। उन दिनों एक बाघ गोपाल की पहाड़ी पर बड़ा उत्पात मचाता था। राजपूत बारी बारी से उस पहाड़ी की चौकी पर भेजे जाते थे। एक दिन उदा की भी बारी आई। उसने जाकर पहाड़ी को घेर कर बाघ को पकड़ लिया और बांधकर ले आया तथा रावल जी को भेंट कर दिया। रावल जी ने प्रसन्न होकर बाघ उसे ही दे दिया। उसने बाघ के गले में एक घंटी बांधकर छोड़ दिया और उदा ने सबसे कह दिया कि उसे कोई न मारे। जो कोई मारेगा उससे मेरी शत्रुता होगी। बाघ स्वतंत्रता से फिरने और नुकसान करने लगा। एक बार घूमता घूमता वह बादरा जंग जा निकला। वहां सिंहल राजपूत ने उसे मार डाला। इससे इंडो और सिंगलों में बैर बंध गया। दोनों परिवारों में युद्ध हुआ। 25 सिंगल मारे गए। बादराजन और 84 का मार्ग चलना बंद हो गया। उदा का विवाह ईयन सोलंकी की बेटी से हुआ था। वह सिंगलों की चाकरी करता था। उदा की पत्नी भी ब्याह के बाद 7 बरस तक पति के घर न आई, क्योंकि मार्ग बंद था। यदि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चलता पाया जाता तो दूसरे पक्ष वाले उसे मार डालते। एक दिन सिकरा के बाल सीसर पर घोट हुई। सब इंडे वहां जमा हुए। बकरे काटे गए। खूब नाश्ता पत्ता जमा। वहां किसी ने हंसी से पूछा, उदा जी, कभी बादराजा भी जाओगे? उदा बोला, आज ही रात को जाऊंगा। फिर जाकर उसने अपनी काठल घोड़ी को उड़दाना यानी गुड़ पाटा मिलाकर दिया। तब उसके भाई शिखरा ने पूछा, आज घोड़ी को उड़दाना क्यों देता है? उसने कहा, बादराजन जाऊंगा। शिखरा उसका बड़ा भाई था। उसने कहा, जहां ऐसा वैर है कि पग पग पर आदमी मारे जाते हैं, तू वहां क्यों जाता है? उदा ने उसे कसम खिलाकर कहा कि मुझे मत रोके। सांझ होते ही उदा चल खड़ा हुआ और आधी रात को ससुराल जा पहुंचा। ससुराल का द्वार खुलाकर भीतर गया। सरगरे यानी डोम ने जाकर इधर दे यानी उदा की स्त्री को जगाया। डोलिया बिछा दिया। उदा थका था। उसे नींद आ गई। वह अपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसे बांधना भूल गया था। वह कसी कसाई बाहर खड़ी थी। इतने में उदा का साला जग गया। उसने घोड़ी देखी। वह पहचान गया उदा की है। वह उसे लेकर पाए गांव में बांधने लगा। इसी समय उदा की आंख खुली। उसने समझा कोई चोर घोड़ी को लिए जा रहा है। बादराजन में चोर बहुत रहते थे। यह समझकर वह लपका और ननवार का एक हाथ खींचकर मारा। साले के 2 टुकड़े हो गए। आहट पाकर उदा की स्त्री भी आ गई। उसने देखा भाई मारा गया। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? इसी समय उदा की सास भी आ गई। उसने सारी हकीकत सुनकर कहा, जो होना था वह हुआ। अब यह दूसरा बेर बढ़ा। अच्छा यही है कि अब तुम चुपचाप यहां से चली जाओ। उदा ने सब बातों पर विचार किया। सास को प्रणाम किया। एक नजर पत्नी पर डाली और घोड़े पर सवार हो गया। अंधेरे में गायब हो गया। इस बार सब श्रोतागण सन्नाटे में बैठे रहे। सबके चेहरे पर चिंता व्याप्त हो गई। एक ने सहमते सहमते कहा, उन्होंने उसका पीछा किया, उसे मार डाला। परंतु चारण भावधारा में डूबे हुए थे। उन्होंने प्रश्नकर्ता की बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। बादराजन के पास ही गांव में एक मेरा सेवता राजपूत रहता था। वह नामी गिरामी चोर और डाकू था। उसकी सेवा में एक कूटनी नायन रहती थी। वह भले घर की बहु बेटियों के भेद उसे देती, उन्हें बहकाती और पथ भ्रष्ट करती थी। एक दिन वह नाई इवन सोलंकी के घर आई।
उसने बहुत प्रेम और अधीनता प्रकट की तथा उबटना लगाकर उदय की स्त्री को आग्रह पूर्वक नहलाया। पीछे मेला में जाकर उसने कहा, इहर की बेटी परमिनी है, आपके योग्य है, उसे काबू में करो। मेले में जाकर सोलंकी से कहा कि यदि तुम अपनी बहन मुझे दे दो तो मैं उदय से तुम्हारा बेर लूं। उदय के साले अपने भाई की मृत्यु का बेर लेना ही चाह रहे थे, वे राजी हो गए। पर जब उदय की स्त्री ने यह बात सुनी तब उसने मेला को कहला भेजा, मेरा पति और जेठ ऐसे नहीं है जिनकी स्त्रियों पर तू नजर जमाए। यदि कुछ पराक्रम तुझमें हो तभी इधर पांव रखना। इसके बाद एक ब्राह्मण के हाथों अपने जेठ के पास भी सब हकीकत भेज दी। यह भी कहला दिया, मेला उधर आएगा, उसकी अच्छी खातिर करना। तो क्या मेला वहां गया? एक साथ 2-3 तरुणों ने पूछा। चारण ने कहा, मेला अपने कच्ची घोड़ी पर सवार होकर चला और बाल सिसर तालाब पर जा उतरा। वहां बकरियों के चराने वाले गडरिये अपनी छांगले यानी छोटी मशकें छोड़कर तीर कमान पृथ्वी पर रखे गप्पे लड़ा रहे थे। मेला ने उनसे पूछा, रेबड़ यानी बकरियों का झुंड कहाँ है? ये बकरे उगम सिंह ठाकुर के हैं। क्या इनमें से बकरे बिकते हैं? नहीं, कोई पाहुना आए तो उसके लिए मारे जाते हैं, बिकते नहीं है। तो एक बकरा मुझे दे दो, तो मेहमान हो तो ले लो, पर मैं बिना मोल नहीं लूंगा। इतना कहकर उसने एक दीरा यानी 2 अनिया निकालकर उन्हें दे दिए। एक बड़ा बकरा छांट कर लिया, उसे काट कूट कर उसने टुकड़े किए और मांस में बाजरा मिलाकर बजरिया बनाया। उसने सुना था शिखा के यहाँ 2 जबरदस्त कुत्ते हैं, कुछ मांस स्वयं खाया, कुछ गडरियों को भी दिया। फिर उसने गडरियों से कहा, मैं बिक्रमपुर जाता हूं। रात को वह शिखा के गांव पहुंचा। कुत्ते दौड़कर पीछे पड़े तो बकरे की हड्डियां जो वो बांध लाया था उनके आगे फेंक दी। कुत्ते उन्हें चबाने लगे और वह घर में घुसकर जहां उदास होता था वहां जा पहुंचा। उसने शस्त्रों की वाद्यां उसके बिछोने के नीचे काट कर रख दी और शिखा की स्त्री की चोटी काटकर वापस लौट गया। जब स्त्री जगी तो उसने देखा सिर पर चोटी ही गायब। उसने शोर मचाया, मेला आया और मेरी चोटी काट कर ले गया। शिखा हड़बड़ाकर उठा, पर उसने सब शस्त्रों के बंधन भी कटे पाए। वह भी हाथ में लेकर अलग घोड़े पर सवार होकर दौड़ा। लौटते हुए मेला ने कुत्तों को काट डाला था। इस भागादौड़ी में उसका अमल का पोता यानी अफीम की थैली भी वहीं गिर गई थी। शिखा ने उसे उठा लिया। उदय की घोड़ी की बछेड़ी भी शिखा के साथ लग ली थी। मेला रात ही रात में चलकर प्रभात होते होते कोठरों के तालाब पर पहुंचा। अमल पानी का समय था। पोता संभाला तो नहीं पाया, तब घोड़े से उतरकर घासिया डालकर सो रहा। शिखा भी आ पहुंचा। उसने घोड़े पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि शिखा है, पर यहां निश्चिंत सोता क्यों है? पास जाकर कपड़ा खींचकर जगाया, क्या नाम है, कौन हो? मेरा नाम मेला सपेटा है। तो मेला जी चौरसी का छेड़ा है, जगह जगह टोलियां खड़ी है। उदय जैसे राजपूत को खिजाकर निशंक कैसे सोते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा है। मेला उठकर बैठ गया। उसने कहा, इस समय मेरा तो अमल उतर रहा है, तो उठो अमल लो। मेरा तो अमल का पोता कहीं रास्ते में गिर गया। मैं अपने ही पोते की अमल खाता हूँ। शिखा ने वो पोता निकालकर मेला के हाथ में दे दिया। छागुल में जल भर लाया, अमल पानी कराया और फिर कहा, मेला जी अब थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे पांव दबा दूंगा। मेला सो गया। शिखा पांव दबाता रहा। थोड़ी देर में मेला जागा, आंखों पर पानी के छींटे दिए, शस्त्र बांधे। शिखा ने पूछा, युद्ध किस तरह करोगे? सवार होकर। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ, चाबुक फटकारा तो घोड़ा खड़ा हो गया। शिखा देखता ही रह गया। उसने घोड़ा साथ दिया पर मेले को न पहुंच सका। शिखा के घोड़े के साथ जो बछेरी आई थी वह भागती भागती मेला के घोड़े से 100 कदम आगे जाकर पीछे फिरी। तब शिखा बछेरी को पकड़कर उस पर चढ़ बैठा
और मेला को जा लिया। सामने आकर मेला को ललकारा और बर्छा फेंका। बच्चा उसकी छाती के पार हो गया। मेला वहीं ढेर हो गया। चारण यह कहकर अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। सुनने वाले सांस रोकर सुन रहे थे। चारण ने एक बार आकाश की ओर दृष्टि की, तब उन्होंने कहा, फिर इतने ही में उदा भी वहां आ पहुंचा। मेला को मरा पड़ा देख कर उसने भाई से कहा, भाई इसका अग्नि संस्कार करना चाहिए। दोनों भाइयों ने दाह किया। दाह कर्म से निवृत्त होकर उदा ने भाई को तो घर वापस भेजा और स्वयं मेला की पगड़ी लेकर उसकी कोठरी ही गया। दाह कर्म से निवृत्त होकर उदा ने भाई को तो घर वापस भेजा और वहां मेला की पगड़ी लेकर उसकी कोठरी गया और पुकार कर कहा, ठाकरा मेलो जी काम आए हैं, उनका पाग लो। मेरे बड़े भाई शिखरा ने उन्हें मारा है, दाग दे दिया गया है। मेला का पुत्र बाहर आया। उसने उदा से जोहार किया और कहा, ठाकरा हमारे तुम्हारे कोई बैर नहीं है। पिता ने जैसा किया उसका फल पाया। अब भीतर पधारिए। उदा क्षण भर घोड़े पर अड़ा रहा। फिर उसने कहा, शिखरा की बेटी हमने मेलोजी के बेटे को दी। देव उठने पर ब्राह्मण के हाथ तिलक भेजेंगे। विवाह करने को शीघ्र पधारना। उसने सब ठाकरा को जुहार किया और घोड़े को एड़ लगाई। यथा समय विवाह हो गया और चिरकाल बाद यह बैर मिटा।